नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज चर्चा की शुरुआत होगी एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड ने ताजा अनुमान जारी किया है सरसों के उत्पादन का। पहला अनुमान भी आप कह सकते हैं कि इस साल सरसों का उत्पादन 110 लाख टन रह सकता है। ये अनुमान COOIT ने जताया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बुआई पिछले साल के मुकाबले 18 लाख हेक्टेयर अब तक ज्यादा हो चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरसों के दाम बहुत बढ़े हैं। और आपको बता दें कि सरसों की कीमत 8,000 रुपए के ऊपर अभी भी स्पॉट के मार्केट में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा भाव सरसों का हुआ है। उसको देखते हुए किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है और बुआई भी बढ़ रही है और उत्पादन 110 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबूलाल डाटा, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डाटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों ने जल्दी नहीं कर दी सर उत्पादन के अनुमान जारी करने में? नहीं, उत्पादन का अनुमान अभी जल्दी, अभी ये प्राइमरी है, इसके बाद में अच्छा दोबारा जनवरी और फरवरी में जैसे जैसे चेंजेज आएंगे वो हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। अभी तो जो बिजाई हुई है करीब 18 लाख हेक्टेयर में हुई है। अभी बिजाई के आंकड़े भी पूरे देश का जोड़ नहीं लग पाया है सरकार का। ये अभी और बढ़ेगा आंकड़ा, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अब बढ़ेगा आंकड़ा। अच्छा, तो ये बताएं सर कि अभी बुआई के हालात क्या हैं डाटा जी? नहीं, बिजाई अभी इस समय पिछले साल इस पीरियड तक हुई थी 66 लाख हेक्टेयर में। अच्छा, जहाँ तक का जोड़ लगा है। और इस समय जो बिजाई हुई है वो 82 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है। अच्छा, ये अभी जो जोड़ लगे हैं, इसके बाद में अभी लास्ट एंड फाइनल मेरे ख्याल 10 रोज में आ जाएंगे आंकड़े कि टोटल बिजाई इतनी हुई। अच्छा, क्यों अपन बिजाई के आंकड़े आमतौर पे हमारे सर्वे के अलावा सरकार के आंकड़े ही मानते हैं। हाँ, तो सरकार का आंकड़ा क्या है सर? पिछले साल से अभी 23% बिजाई के आंकड़े सरकार ने फालतू बताए हैं। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताएं कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन क्या था मस्टर्ड का? 85 लाख टन, 85। और आप कह रहे हैं कि अभी जो आपका शुरुआती अनुमान है वो 110 है, मतलब 25 लाख टन ज्यादा अभी तक के अनुमान में आपके हिसाब से उत्पादन हो सकता है। आगे आप कह रहे हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ, ये तो बिजाई के आंकड़े बढ़ेंगे। इसके अलावा इस साल पहली बार 20-30 साल में पूरे अक्टूबर के महीने में बरसात रही। ओह, अच्छा। बरसात की वजह से बिजाई 15 नवंबर तक, 20 नवंबर तक होती रही। तो सरसों का तेल तो सर फिर 150 रुपए किलो हो जाएगा, उससे भी कम? सरसों का तेल इस साल मार्च में हो जाएगा 120-25 रुपए किलो। अरे वाह, बहुत, ये तो बड़ी अच्छी बात आप कंज्यूमर के लिहाज से बता रहे हैं कि 120 से 25 रुपए किलो सरसों का तेल मार्च में हो जाएगा। जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो कंज्यूमर देख रहे हैं, मतलब आप समझिए कि आपके किचन का भार थोड़ा हल्का होने वाला है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सरसों का उत्पादन बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी खेती हो रही है, तो सरसों के तेल का भाव जो अभी 200 रुपए किलो के आसपास है वो घट के 120 से 25 रुपए हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो मार्च के महीने में, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे मार्च तक। हाँ, लेकिन एक बात और बताएं सर आप कि बहुत, मेरे ख्याल से आप तो बहुत लंबे समय से मार्केट को देख रहे हैं, आपके सामने तो मेरा अनुभव बहुत कम है कि बुआई के वक्त 8,000 से ऊपर का भाव इससे पहले कभी आपने देखा था क्या? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा इस साल तीनों चीज रिकॉर्ड है। ये भाव रिकॉर्ड है, बिजाई का आंकड़ा रिकॉर्ड है। कभी देश में इतनी ज्यादा एरिया में बिजाई नहीं हुई। और पैदावार का आंकड़े अभी ऐतिहासिक रहेगा, जो अब तक नहीं हुआ, इतनी पैदावार होगी। अच्छा, तो एक बात बताइए सर कि किसानों ने तो खेती इस उम्मीद में की है कि दाम बहुत बेहतर दिखे उनको सामने 8,000 से ज्यादा के, इसलिए बहुत जमकर खेती हो रही है, किसानों का रुझान बढ़ा है। भाव मस्टर्ड के बहुत गिर तो नहीं जाएंगे इतनी खेती की वजह से? देखो जी, इस साल मैं एक बीच में बोला
सोयाबीन इस साल बिकी 10,000 रुपए, हाँ और पैदावार आने पे 1 महीना पहले ये बिकी 4500 से 5,000। हाँ तो तेजी मंदा तो पैदा, अब इस साल गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य 5,000 5,050 के आसपास है। हाँ हमारा ऐसा मानना है हाँ। ये 1,10,000 110 लाख टन की जो पैदावार है, हाँ। गवर्नमेंट को 5,000 टन के आसपास भाव हो जाएंगे, 5500 से 5,000 के भाव मंडियों में हो जाएंगे। किसानों को अच्छा भाव, मतलब एमएसपी से ऊपर का भाव तो मिलेगा ना? हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं किसानों को, लेकिन सर किसान तो 8,000 से ऊपर की उम्मीद में खेती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 5,000 भाव आ जाएगा। सोयाबीन की भी 10,000 के आसपास की थी, हाँ। लेकिन 4500 5,000 बिक रही है ना। तो नहीं बेच रहे थे ना बीच में, किसानों ने बिकवाली कम कर दी थी, फिर दाम बढ़ गए थे 7,000 तक सीजन में। भले ही कम कर दो, पर वो ऊंचे भाव में डीओसी विदेश नहीं जा पाएगी, खपेगी नहीं। अच्छा तो अच्छा। वो तो नीचे आना ही पड़ेगा। मस्टर्ड को भी अब 110 लाख टन में कैसे खपेगी? तो नाफेड को ये भाव ऊंचा थोड़ा बहुत रह जाओ, वरना मेरा तो ऐसा मानना है नाफेड को भी 20 लाख टन सरसों इस साल लेनी पड़ेगी। तो नेफेड को फिर आप अगर मान लीजिए कि मंडियों में एमएसपी से ऊपर का भाव रहेगा, तो फिर नेफेड को माल कैसे मिलेगा? मैं ज्यादा ऊंचे की नहीं कह रहा, 200-400 रुपए ऊंचा रहेगा जब तो उसको नहीं मिलेगी। अरे सर, 400 रुपए ऊपर भाव रहेगा, मुझे ऊंचा रहता नजर नहीं आ रहा। नहीं, अगर मान लीजिए 200-400 रुपए भी ऊपर रहता है तो कोई नेफेड को क्यों बेचेगा? नहीं बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। फिर लेकिन जब सरसों की मंडियों में अराइवल ज्यादा आएगी, पैदावार ज्यादा है, तो सब जगह मान लो ऊंचा भाव नहीं है, तो उस हिसाब से ये 5,000 के आसपास भाव आ जाते हैं, तो नाफेड को ही दुनिया किसान तोलेगा। वो तो ऑब्वियस है, जब दाम कम होंगे तो सरकार, मतलब एमएसपी का मतलब भी तो यही है कि दाम नीचे आए तो सरकार का। अपन ये भी तो देखें, 110 लाख टन सरसों को कहाँ खपाएंगे? 110 लाख टन सरसों देश में नहीं खप सकती। क्यों? इसके लिए तेल तो बहुत खाते हैं सर लोग यहाँ पे, सरसों तेल की खपत तो बहुत है। एक तो जो मस्टर्ड डीओसी विदेश में जाती है उस पर कुछ सब्सिडी दे। अच्छा। दूसरा ये फरवरी में 15 मार्च तक चुनाव हो लेंगे, उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। आप चुनावी गणित भी मतलब आपने लगाया है इसमें, अच्छी बात है। चलिए, बहुत अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई तो ये तेल 125 रुपए किलो से भी नीचे हो जाएगा। अच्छा, 125 से भी नीचे आ जाएगा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। सोया तेल जो है रिफाइन, वो अभी से ही मार्च का 112-13 रुपए किलो हो गया। तो इसका रिफाइन जब बने, जब सरसों तेल 112-13 रुपए किलो आए, 112-13 रुपए किलो आने के लिए है 5,000-4500 सरसों बिके। इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ेंगे, पर वो मार्च तक लेगी नहीं, चुनाव वगैरह है, वो अप्रैल में स्टेप लेगी। चलिए ठीक है, लेकिन लोगों ने बहुत महंगा तेल भी खरीदा है, तो थोड़ी राहत भी तो मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मिलेगी, 100% मिलेगी। हाँ, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मस्टर्ड के ऊपर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आज फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर के, और टेपरिंग, मतलब जो आर्थिक राहत अमेरिका में पहले ऐलान हुए थे उसको किस तरह से कम किया जाएगा, उसको टेपरिंग भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उसको लेकर के बातचीत होगी। और इस पर मार्केट की नजरें पूरी तरह से टिकी हुई हैं, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि एक तरफ अमेरिका में महंगाई के आंकड़े हैं जो कि 40 साल में सबसे ज्यादा हैं, वो फेड के सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे महंगाई को कम किया जाए, 6.5% की महंगाई को 2% के टारगेट के आसपास लाया जाए। तो महंगाई कम करने के लिए जरूरी है कि ब्याज दरें बढ़े और आर्थिक राहत के जो पैकेजेस हैं उस पर धीरे धीरे कमी हो, उसको बढ़ाकर जो $15 बिलियन पहले कट हुआ था उसको बढ़ाकर $30 बिलियन पर ले जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ, एक तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा सामने है कि अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है और इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है तो फिर एक नया चैलेंज होगा। दोनों खबरों का अलग अलग डायरेक्शन है, इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में है कि आखिर फेड करेगा क्या। तो बीरेन जी, अब आप बताएं कि इन दोनों खबरों के बीच फेड का रुख होगा क्या, और फेड के रुख से पहले एक ट्रेडर का रुख क्या होना चाहिए बुलियन मार्केट में आज शाम के लिए। जो लेटेस्ट इंडिकेशन थे पोयल साहब के, तो उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी नहीं मानना चाहिए। मींस अब ये उनका फोकस फेड का नेचुरली इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ज़्यादा रहेगा, तो फास्टर टेपरिंग हम मान सकते हैं। और आज की मीटिंग में शायद रोड मैप भी आ जाएगा अगले रेट हाइक का। प्रोबेबली
टेपरिंग की पेस बढ़ेगी, मे बी जनवरी से ही अगले साल से बढ़ना शुरू हो जाए, जून तक शायद टेपर खत्म हो जाए, ऐसा प्राथमिक अनुमान है। गोल्ड के लिए हल्का सा नेगेटिव रहेगा, अनलेस ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा नहीं बढ़ता है तो गोल्ड थोड़ा डाउन साइड रहना चाहिए। अच्छा भाविक जी, मैं अगर आपसे बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, देर रात फेड का फैसला आएगा, तो आप जरा ये बताएं कि फेड के फैसले से पहले क्या आपको लगता है कि गोल्ड में कोई ट्रेड अभी लेना चाहिए? देखिए, फेड के फैसले से पहले हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर से देखने को मिलेगी, और यूजुअली क्या होता है कि लोग बाय करते हैं और उसके बाद अगर फेड का ज़्यादा हॉकिश आएगा तो आई थिंक ओवरऑल गोल्ड में हमें बिकवाली ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आई थिंक सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए इंट्राडे के लिए, कि जहाँ पे 48,250 के करीब आता है, अगर स्पाइक आता है तो वहाँ से वो बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस बहुत कम रख सकते हैं 4350 का, और टारगेट रख सकते हैं 48,000 का। तो आई थिंक अगर अपसाइड स्पाइक आती है तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 100 रुपए के स्टॉप लॉस से, और वो इंट्राडे के लिए ही है। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है संजय का, नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय जी। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास चना है, क्या करूँ, बेचूं कि रंजू, महीना 2 महीने भी रुक सकता है? बताइए बीरेन जी, किसान हैं और इनके पास चना है, क्या करना चाहिए इनको? चने में मार्केट काफी स्टेबल है, क्योंकि वायदा बंद होने के बाद इसमें कारोबार काफी स्लो हो गए हैं। अभी करीबन 55-56 के आसपास भाव है, करीबन 1 महीने से स्टेबल ही है। थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि फसल शायद थोड़ी डिले होगी इस साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रितु का है। रितु हैं हमारे साथ, पूछिए रितु जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने 46,700 में गोल्ड सेल कर रखा है, क्या गोल्ड का ये भाव आएगा? 46,000 पे आपने गोल्ड सेल किया है? अच्छा, बताइए भाविक जी। देखिए, 46,000 तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, क्योंकि पर हाँ, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, क्योंकि आज फेड की महत्वपूर्ण बैठक है, तो हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दिख सकती है। तो आई थिंक इंट्राडे अगर आपको करना है तो आप इंट्राडे कर सकती है, कि जहाँ पे अपसाइड स्पाइक आता है 47,300 के करीब, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। वरना शॉर्ट टर्म में मुझे एटलीस्ट लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आएगा तो 47,200 से 47,000 के, जहाँ पे आप आपकी शॉर्ट पोजीशन निकाल सकते हो। ठीक है, रोहित हैं हमारे साथ, एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए रोहित। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर सोयाबीन में सर अभी ये कुछ तेजी की संभावना है क्या सर? अभी मतलब इतनी इसमें कम होते जा रहा है, तो तेजी की संभावना है अभी? बताइए बीरेन जी, सोयाबीन में कुछ तेजी की संभावना आपको दिख रही है? हाँ बिल्कुल, वैसे जो इनिशियली प्रेशर आया था तो 4,000 4,500 में भी मंडी में बिक गया था, और एनसीडीएक्स में 5,100 आसपास बिक गया था, बढ़ के 69 होके अभी 62 के आसपास है। तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड कम है। नाताल के बाद, मींस ईयर एंड के बाद वापस डिमांड खुलेगी एक्सपोर्ट्स की, खली में, नॉन जीएम खल की मार्केट आगे जनवरी में अच्छा लग रहा है। ठीक है, नीरज है हमारे साथ, मध्य प्रदेश से। पूछिए नीरज। सर एनजी पे सेल की बाय कहाँ से करना है? एनजी कहाँ पर बाय करना है? नेचुरल गैस कहाँ से सेल या बाय? अच्छा ठीक है, 293 का भी लेवल है। भाविक जी बताइए, बहुत तेज गिरावट आई थी हाल के दिनों में, क्योंकि अमेरिका में वेदर थोड़ा गर्म हो गया था, डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई थी। क्या अभी इस भाव पर बाई करना चाहिए क्या गिरावट के बाद, या अभी भी सेल? जी, आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि हालांकि अभी एटलीस्ट 20 दिन में वेदर थोड़ा फोरकास्ट वार्म है, पर आई थिंक ईयर एंड में और जनवरी में जो वेदर पैटर्न बन रहा है तो उसमें दिख रहा है कि थोड़ी कोल्ड आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगी। तो इंट्राडे या पोजिशनल अगर 285 के करीब आता है तो वो पोजिशनली बाय कर सकते हैं 275 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड रख सकते हैं टारगेट 315 का। ठीक है, राम नारायण हैं हमारे साथ, इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए राम नारायण जी। ग्वार के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ग्वार के बारे में आप जानना चाहते हैं? बताइए भाई जी, क्या व्यू है आपका ग्वार पर?
गुआर सीड में हमने थोड़ी बहुत अपसाइड ज़रूर से देखी है और मुझे लग रहा है कि अभी भी गुआर सीड में थोड़ी और अपसाइड दिखने को सकती है। तो 5900 के करीब अगर आता है तो वहाँ से वो लॉन्ग कर सकते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 5840 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 6300 का। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 63-6400 तक आ सकता है, फिर वहाँ से थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय ग्वार पर है, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 60,900 के करीब मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 6250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 61,350 का। आपकी कॉल बीरेन जी। जनवरी कॉटन 31,800 पे मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 32,180 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 31,000 का रहेगा और 2 वीक की अवधि है। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, कॉपर में जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 729 के करीब। टारगेट रहेगा 718 का और स्टॉप लॉस रहेगा 735 का इंट्राडे। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।